Assalamu alaikum. This is Amar Manzoor Khan. Today I am here to cover the topic distribution of drugs from pharmacokinetics of general pharmacology. लास्ट वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स को डिटेल से पढ़ लिया था. सो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी देन यू कैन वॉच इट बाय क्लिकिंग द आई बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स. अब हमने क्या किया था, डिफरेंट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कर लिया. अब उसने क्या होना है, ड्रग ने उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाना है. अब ब्लड स्ट्रीम में जब ड्रग जाएगी वो किस प्रोसेस के थ्रू जाएगी, एब्जॉर्प्शन के थ्रू. अब ब्लड स्ट्रीम में ड्रग आ गई, इसके बाद ड्रग ने टिश्यूज़ और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाना है. अब यहाँ पर जाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का. सो व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन? Distribution, it is a process by which drug reversibly leaves the bloodstream and enters the extracellular fluid and tissues. ड्रग ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग ने क्या किया कि रिवर्सिबली लीव किया ब्लड स्ट्रीम को. रिवर्सिबली का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि ड्रग ने एक दफ़ा ब्लड से निकल के आ गई टिश्यूज़ में तो वापस नहीं जा सकती, नहीं, वापस भी जा सकती है ब्लड स्ट्रीम में. और एंटर कर लिया किसको, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और टिश्यूज़ को. इसके बाद आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम देखते हैं कि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली यहाँ पर हो रही होती है. ठीक है, डायरेक्टली ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आ रही है, तो एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है. अब आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इनिशियल फेज़ होता है वो क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. बाकी सारे जितना भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए जो इनिशियल फेज़ होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है. आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इनिशियल फेज़ होता है ड्रग का, फार्माकोकाइनेटिक का, वो क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक हो गया. अब हमारे पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है. अब ये सारे पैरामीटर्स हमने आगे पढ़ने हैं. अब ये कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कार्डिक आउटपुट पे डिपेंड कर रही होती है डिस्ट्रीब्यूशन लोकल ब्लड फ्लो पे डिपेंड कर रही होती है. लोकल ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगी. उसके बाद कैपिलरी परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड कर रही होती है. ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे. उसके बाद टिश्यू वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही होती है. उसके बाद डिग्री ऑफ बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स और टिश्यू प्रोटीन्स, इन दोनों का क्या इफेक्ट होता है ये भी हम पढ़ेंगे. उसके बाद है लाइपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. अब हमने क्या देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ब्लड फ्लो के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रही होती है, किस तरह से अफेक्ट कर रही होती है. अब हमारे पास जो ब्लड फ्लो का रेट होता है वो डिफरेंट टिश्यूज़ को डिफरेंट जा रहा होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो डिफरेंट जा रहा होता है. कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो वेसल रिच होते हैं और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो वेसल पुअर होते हैं. अब जो वेसल रिच होंगे उनकी तरफ ब्लड फ्लो क्या जाएगा, ज़्यादा, और जो वेसल पुअर होंगे उनके पास ब्लड फ्लो क्या जाएगा, कम. अब जो वेसल रिच ऑर्गन्स हैं उनमें हमारे पास ब्रेन आ जाता है, लिवर आ जाता है और किडनी आ जाती है. वेसल पुअर के अंदर हमारे पास स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू और स्किन आ जाती है. अब प्रोपोफोल हमारे पास एक ड्रग है, ये एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती है. ठीक है, प्रोड्यूसेस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ हिप्नोसिस. हिप्नोसिस का क्या मतलब है, स्लीप इंड्यूस कराती है. ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्यों कराती है ये हम पढ़ते हैं. अब जो प्रोपोफोल है इसकी लाइपोफिलिसिटी ज़्यादा होती है. इसका क्या मतलब है कि ये ईजिली क्रॉस कर सकती है किसको, मेम्ब्रेन्स को. और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि जो ब्रेन है उसकी तरफ ब्लड फ्लो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या है, वेसल रिच ऑर्गन है. इन दोनों की वजह से क्या होता है, जो ड्रग है वो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किसमें, सीएनएस की तरफ. ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्रग के पास हाई लाइपोफिलिसिटी भी थी, वो क्रॉस कर रही थी मेम्ब्रेन्स को इजीली, और उसके बाद जो ब्लड फ्लो था वो भी काफ़ी ज़्यादा था. इस वजह से वो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो गई कहाँ पर, सीएनएस में. और हमारे पास जो एनेस्थेटिक इफेक्ट है वो रैपिडली प्रोड्यूस हो जाता है. अच्छा, अब ये हो गया. इसके बाद क्या होता है, अब ब्लड ने हर जगह जाना है ना, तो ये तो रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन हो गई. अब एक स्लोअर डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके बाद जो वेसल पुअर ऑर्गन्स हैं वहां पर भी तो ब्लड जा रहा है, तो वहां पर स्लोअर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू की तरफ, किसकी, ड्रग की. अब जो सबसीक्वेंट स्लो डिस्ट्रीब्यूशन हुई ड्रग की कहाँ पर, स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू की तरफ, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी ड्रग की वो क्या हो गई, रिड्यूस. अब जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिड्यूस हुई तो ड्रग क्या करेगी, डिफ्यूज आउट कर जाएगी कहाँ से, सीएनएस से, क्योंकि वो तो इजीली क्रॉस कर सकती है मेम्ब्रेन्स को. तो जैसे ही उसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिला तो वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करती है, मूव करती है, सीएनएस से वापस आ जाती है और हमारे पास क्या होती है, कॉन्शियसनेस रीगेन्ड हो जाती है. ठीक हो गया. इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है कैपिलरी परमिएबिलिटी. अब ये कैसे डिटरमाइन की जाती है, दो चीज़ों से. एक है हमारे पास कैपिलरी स्ट्रक्चर और दूसरा है केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग. मतलब ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, एक ये इफेक्ट कर रही होगी इस चीज़ पे, और दूसरा कैपिलरी का स्ट्रक्चर. अब होता यूँ है कि ये हमारे पास एंडोथीलियल सेल है. ठीक है, लेट्स सपोज ये जो है ये ल्यूमेन है, ये क्या है, ल्यूमेन, इस साइड पे ल्यूमेन है और ये उसका क्या है, सेल है. अब ये एंडोथीलियल सेल्स हैं और ये पड़ी है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, इसे क्या कहते हैं, स्लिट जंक्शन, या कहते हैं फेनेस्ट्रेशंस.
ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि हाउ मच बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज इज एक्सपोज टू प्लाज्मा। जितना बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो एक्सपोज होगी प्लाज्मा से, उतना ज़्यादा उस कैपिलरी की परमिएबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हमारे पास देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स की कैपिलरीज को, लिवर और स्प्लीन की कैपिलरीज इस तरह से होती हैं, ब्रेन की कैपिलरीज इस तरह से होती हैं। ये दरमियान में इसका ल्यूमेन है, ये लाइक प्लाज्मा मूव कर रहा है इस तरह से, ये कट सेक्शन है। उसके बाद ये इसके एंडोथीलियल सेल्स हैं। अब यहाँ पर देखें तो एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि स्लिट जंक्शंस हैं। ये क्या हैं, स्लिट जंक्शंस, ये काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही है किसको, प्लाज्मा को, तो यही अफेक्ट करता है। अब हमने क्या देखना है कि लार्ज डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज हैं, ये सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एक्सपोज्ड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स भी पास कर सकती हैं यहाँ से, ठीक हो गया। उसके बाद अब अगर ब्रेन में देखें तो यहाँ पर जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, एंडोथीलियल सेल्स एक दूसरे के साथ आके इस तरह से मिले हुए हैं, ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं, टाइट जंक्शंस बना रहे हैं। इस तरह से नहीं मिले हुए, इस तरह से मिले हुए हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पर टाइट जंक्शंस बना रहे हैं। अब कैपिलरी स्ट्रक्चर इज कॉन्टिन्यूअस और नो स्लिट जंक्शंस आर अवेलेबल देयर, और टू ज्वाइनिंग सेल्स, ठीक है, मर्ज एट द टाइट जंक्शन, और ये क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बना देते हैं, ठीक है। अब सीएनएस के अंदर एंटर होने के लिए ड्रग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो देखते हैं। अब ड्रग को सीएनएस के अंदर एंटर करने के लिए क्या करना चाहिए, उसे मस्ट पास करना चाहिए एंडोथीलियल सेल्स के थ्रू। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वाली जगह नहीं है, फेनेस्ट्रेशंस सीएनएस के अंदर नहीं है, स्लिट जंक्शंस नहीं है कि ड्रग वहाँ से पास कर जाए, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जक्स्ट्रापोज्ड हैं। इसका मतलब ये है कि अब ड्रग ने क्या करना है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही गुजरना है। मेम्ब्रेन को ड्रग कब क्रॉस कर सकती है, जब वो क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल होगी, ठीक है। अब दे अंडरगो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या तो ये हो गया कि वो क्या करे, एंडोथीलियल सेल्स को क्रॉस करे, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसी पंप के थ्रू कर रही हो, कैरियर प्रोटीन के थ्रू कर रही हो। अब जो हमारे पास लेवोडोपा एक ड्रग है, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट इसकी कैसे होती है, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होती है, किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। अब लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर जाती हैं सीएनएस में, आयोनाइज्ड और पोलर ड्रग्स हैं वो एंटर नहीं कर सकेंगी सीएनएस में। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारा वो है लाइपोफिलिसिटी। अब लाइपोफिलिसिटी जो है वो केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग पे डिपेंड कर रही होती है। अब केमिकल नेचर क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है ड्रग की एबिलिटी को कि वो क्रॉस कर सकती है सेल मेम्ब्रेन्स को या नहीं कर सकती। अब जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं, लाइपोफिलिक ड्रग्स इजीली क्रॉस कर सकती हैं मेम्ब्रेन्स को, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकती, पेनिट्रेट भी नहीं कर सकती। अब हाइड्रोफिलिक ड्रग्स सिर्फ उसी सूरत में क्रॉस कर सकती हैं मेम्ब्रेन्स को कि वो स्लिट जंक्शंस के थ्रू गुजरें, ये रहे स्लिट जंक्शंस, ठीक है, इनके थ्रू गुजरें। अब जो लाइपोफिलिक ड्रग्स है अब वो तो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकती हैं, इसका मतलब वो सेल किसी भी सेल में किसी भी टिश्यू में जा सकती हैं। अब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ पे इफेक्ट करेगी, अब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट करेगी ब्लड फ्लो पे। जिस जगह पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उस जगह पे ये ड्रग्स, इन ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स और टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग, ठीक है, ड्रग्स की प्लाज्मा प्रोटीन्स और टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं, प्लाज्मा के अंदर ड्रग को अपने साथ जोड़ लेती हैं, ठीक है, सिक्वेस्टर का मतलब सीज कर लेना, ठीक है। अब जब ड्रग इनके साथ जुड़ जाती है तो वो फ्री नहीं रहती, वो नॉन डिफ्यूजेबल होती है, ठीक है, मतलब वो डिफ्यूज नहीं कर सकती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करती हैं, स्लो कर देती हैं ट्रांसफर आउट ऑफ द वेस्कुलर कंपार्टमेंट, ठीक हो गया। जब इनके साथ, अब दूसरी बात यह है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से फेनेस्ट्रेशंस भी हों उनसे भी ये पास नहीं कर सकती। उसके बाद है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन जो है हमारे पास ये मेजर बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, इसे हम ड्रग रिजर्वायर भी कहते हैं क्योंकि ये ड्रग को अपने साथ जोड़ के रखती है। अब जब कंसनट्रेशन ऑफ द फ्री ड्रग डिक्रीज हो जाए, अब क्या होता है, ड्रग में बॉडी में कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है ड्रग की, ठीक है। जब एलिमिनेशन हो रही है ड्रग की तो कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री ड्रग क्या हो जाएगी, बॉडी में डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज होगी तब ये क्या करेगी, ड्रग जो इसके पास ड्रग अवेलेबल है एल्ब्यूमिन के पास जो इसके साथ जुड़ी हुई है उसको डिसोसिएट कर देगी, कहाँ से, अपने आप से। एल्ब्यूमिन से ड्रग डिसोसिएट हो जाएगी, जब इससे डिसोसिएट होगी तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, फ्री फॉर्म में। दिस कॉजेज फ्री ड्रग कंसंट्रेशन एज अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ टोटल ड्रग इन द प्लाज्मा, ठीक है। ऐसे समझ लें कि जितना ड्रग की एलिमिनेशन हो रही है प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी कि एल्ब्यूमिन उतना ड्रग को क्या कर रही हैं, डिसोसिएट कर रही हैं अपने आप से, ताकि वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए। इसके बाद हमने देखना है टिश्यू प्रोटीन्स। अब जो ड्रग एकोमुलेशन टिश्यूज के अंदर है वो किन वजूहात से हो सकती है, एक तो वो लिपिड के साथ ड्रग जाके जुड़ गई,
तब एकोमोलेशन हो जाएगी ड्रग की। एक वो न्यूक्लिक एसिड के साथ जाके जुड़ गई, ठीक है, और एक क्या है वो किसके साथ जाके जुड़ गई, प्रोटीन्स के साथ। अब जो टिश्यू रिजर्वायर्स हैं ड्रग के, ये क्या करते हैं, ये प्रोलॉन्ग करते हैं एक्शन ऑफ अ ड्रग, ठीक है, और लोकल ड्रग टॉक्सिसिटी भी यही करा रहे होते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल वॉल्यूम, ये कोई एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, कोई फिजिकल वॉल्यूम नहीं है, इसकी कोई फिजियोलॉजिकल बेसिस नहीं होती, ये सिर्फ एक अपेरेंट वॉल्यूम है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक हो गया। फ्लूइड वॉल्यूम, अब ये क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कंटेन द इंटायर ड्रग इन द बॉडी, मतलब पूरी ड्रग, जितना हमने ड्रग की कंसंट्रेशन दी है उस सारी की सारी कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर जितना फ्लूइड वॉल्यूम की ज़रूरत होगी उसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी टाइम पे जब हम ड्रग उसे इंजेक्ट कर रहे हैं, उसी टाइम पे हम उसके प्लाज्मा के अंदर उसी ड्रग की कंसंट्रेशन ले लेते हैं, ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम अपेरेंट वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी क्या होगी, जो ड्रग की कंसंट्रेशन हमने उसे दी है, ओवर कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो। टाइम जीरो का क्या मतलब है, जिस टाइम हमने ड्रग उसे दी उसी टाइम हमने प्लाज्मा से उस ड्रग की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करता है वॉल्यूम ऑफ वाटर कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये आगे हम समझते हैं। वाटर कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी कौन से होते हैं, ये हम पढ़ते हैं, प्लाज्मा कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। ये अलग अलग से नहीं है, अलग अलग से जो है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अलग अलग से हमारे पास प्लाज्मा कंपार्टमेंट होता है, उसके बाद हमारे पास होता है इंटरस्टिशियम और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये 3 कंपार्टमेंट होते हैं। अब हमने ड्रग कर दी एडमिनिस्टर बॉडी में, अब या तो ये ड्रग क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कहाँ पर, वाटर कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी में, या ये क्या हो जाएगी, सेलुलर साइड पे क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, सिक्वेस्टर्ड हो जाएगी, ठीक। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का असल में कॉन्सेप्ट है क्या। ये दरमियान में जो है हमारे पास, ये क्या है, वेसल है, ठीक है, इसका दरमियान में ये रहा ल्यूमेन, और इसी के अंदर सारे का सारा क्या पड़ा है, प्लाज्मा पड़ा है, ठीक है। अब ये इसके एंडोथीलियल सेल्स हैं, इनके दरमियान वाली जो ये जगह है ये क्या है हमारे पास, स्लिट जंक्शंस है, और ये जो है हमारे पास इस साइड पे ये हमारे पास इंटरस्टिशियम है, क्या है, बॉडी का इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम के अंदर क्या पड़ा होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये सेल रहे ना, अब सेल से निकल के जितना भी फ्लूइड पड़ा है वो क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसको निकाल दें तो ये क्या होगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक हो गया। अब अगर हम किसी एक नॉर्मल इंसान का वेट देखते हैं तो वो क्या होता है, 70 kg के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर किसी बंदे का वेट 70 kg है तो उसके अंदर जो बॉडी का वॉल्यूम होगा, फ्लूइड वॉल्यूम होगा, वो उसका 60% होता है। अब 70 kg का 60% हमारे पास 42 लीटर्स बन जाएगा। इस 42 लीटर के अंदर जो हमारा प्लाज्मा फ्लूइड होता है वो 4 लीटर होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो 10 लीटर होता है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है, 28 लीटर्स होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे पास 28 को निकाल के 42 में से 28 निकाल दें, कितना बचता है हमारे पास, 14 लीटर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 लीटर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या हो जाएगा, 28 लीटर। अब हम देखते हैं कि अगर जो हमारे पास ड्रग है उसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है, उसका मॉलिक्यूलर साइज काफ़ी ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, प्लाज्मा को लीव नहीं कर सकेगी। ये मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये एक ड्रग है, इसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज़्यादा है। अब ये इन फेनेस्ट्रेशन से, इन स्लिट जंक्शन से क्रॉस कर सकती है, नहीं। जब नहीं क्रॉस कर सकती तो वो पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ प्लाज्मा के अंदर रहेगी, सिर्फ प्लाज्मा के अंदर रहेगी। इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम के इक्वल आएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, हेपरिन। ये जो हेपरिन ड्रग है इसका जो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है किसके इक्वल आता है, प्लाज्मा वॉल्यूम के इक्वल आता है। इसके बाद हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है जो स्मॉल साइज की है, लेकिन वो ड्रग क्या है, चार्ज्ड है, ठीक है। लेट्स सपोज उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि वो स्मॉल साइज की है वो इन स्लिट जंक्शन से तो गुजर जाएगी, लेकिन सेल के अंदर जाने के लिए उसे मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना है। मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के लिए उसका लाइपोफिलिक होना ज़रूरी है। ये लाइपोफिलिक नहीं है तो ये यहाँ पर नहीं जाएगी। इसका क्या मतलब है, अब ड्रग सिर्फ कहाँ पर है, प्लाज्मा कंपार्टमेंट में और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, ये सेल के अंदर नहीं गई। तो ऐसी ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, प्लाज्मा प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स हैं उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनके इक्वल आता है। अब अगर किसी ड्रग का साइज भी कम है और वो क्या है, लाइपोफिलिक भी है, तो उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्लाज्मा प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लस
इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इस ड्रग की एग्जांपल क्या है हमारे पास? एथेनॉल। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ड्रग हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? ये होता है टाइम रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट हाफ ऑफ द ड्रग। ठीक है, मतलब ये एलिमिनेशन से रिलेटेड है। अब ड्रग की एलिमिनेशन क्या है? ये डिपेंड कर रही होगी अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर टू लिवर एंड किडनीज पर यूनिट टाइम। क्यों भाई लिवर और किडनीज को ही क्यों? क्योंकि लिवर और किडनीज जो है ये क्या है हमारे पास? ऑर्गन्स ऑफ एलिमिनेशन है। क्या है? ऑर्गन्स ऑफ एलिमिनेशन। अब जो ड्रग डिलीवरी है ऑर्गन्स ऑफ एलिमिनेशन की तरफ, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। एक ब्लड फ्लो के ऊपर कि इनके पास ब्लड फ्लो कितना जा रहा है, और दूसरा फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा, कि प्लाज्मा में ड्रग की कितना कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर डिपेंड करती है क्या? ड्रग की डिलीवरी किन की तरफ? ऑर्गन्स ऑफ एलिमिनेशन की तरफ। अब लेट्स सपोज किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अगर किसी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो वो एक्स्ट्रा प्लाज्मिक स्पेस में पड़ी होगी सारी, यानी कि प्लाज्मा में नहीं होगी। अब एक्स्ट्रा, या तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पड़ी है या फिर कहाँ पड़ी है? सेल में, मतलब इन दोनों में पड़ी है, इसके अंदर नहीं पड़ी होगी। जब वो वेसल के अंदर नहीं होगी तो क्या वो ड्रग हमारे पास किडनीज और लिवर्स में जाएगी? नहीं जाएगी। लिवर और किडनी जहाँ उसकी एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन हो रही है वहाँ पर नहीं जाएगी, मतलब जाएगी तो उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी लो होगी। तो क्या हुआ? अनअवेलेबल हो गई किसको? एक्सक्रीटरी ऑर्गन को। जब ऐसा हुआ उसकी एलिमिनेशन कम हो रही है तो उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज होगी, डिक्रीज? इंक्रीज, मतलब हाफ ऑफ द ड्रग को एलिमिनेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। सो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स करना है। होप सो आज वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।